नागिन का जादुई लहंगा। बहुत समय पहले की बात है। नागलोक के बगल के जंगल में एक नागिन रहती थी। उस नागिन को कुछ दिनों पहले ही नागलोक से बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि वह दूसरी नागिनों से और ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहती थी। इसके लिए वह नागमणि पाना चाहती थी। यह सब नागरानी को पता चल जाता है। फिर नागरानी उस नागिन को बुलाती है और उससे कहती है, क्या तुम्हें पता है नागलोक के कुछ कानून बनाए हुए हैं और तुम उस कानून को तोड़ चुकी हो। अब तुम्हें नागलोक में रहने का कोई हक नहीं है। तुम फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। ऐसा बोलते हुए नागरानी ने उस नागिन को नागलोक से बाहर निकाल दिया। उसके बाद वह नागिन बगल के जंगलों में कुछ चुड़ैलों से मिल जाती है, जो उसे नागमणि दिलाने का आशा दिलाती हैं और उससे कहती हैं, सुन नागिन, मैं तुम्हें नागमणि दिलाने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, लेकिन इसके बदले हमें भी कुछ चाहिए। तब वह नागिन कहती है, बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। मेरे पास तुम्हें देने के लिए अभी कुछ नहीं है। अभी नहीं है तो क्या हुआ, जब तुम्हें नागमणि मिल जाएगी तो नागमणि मिलने के बाद तुम खुद के साथ मुझे भी अपने राज्य में आधा हिस्सा दे देना। चुड़ैल की बात सुनकर नागिन सोचने लगती है और फिर कुछ देर सोचने के बाद वह कहती है, ठीक है, मुझे मंजूर है। ऐसा बोलकर वो सारे चुड़ैल और नागिन जंगल में चले जाते हैं। वो नागिन उन सारे चुड़ैलों के साथ कई दिनों तक तपस्या करती है। फिर एक दिन आता है जब नागिन की तपस्या खत्म हो जाती है तो चुड़ैल कहती है, आज तुम्हारी तपस्या खत्म हो चुकी है और नागमणि को पाने की एक सीढ़ी बना चुकी हो तुम। अब तुम्हें एक आखिरी काम करना पड़ेगा। वो क्या है चुड़ैल, मुझे जल्दी बताओ, मुझे और इंतजार नहीं होता। नागमणि को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हें लोगों की बलि देनी होगी, क्योंकि इस तप के बाद किसी की बलि ही काबिल बना सकती है नागमणि प्राप्त करने के लिए। ऐसा बोलने के बाद चुड़ैल ने नागिन को एक जादुई लहंगा दिया और बोली, ये जादुई लहंगा बहुत शक्तिशाली है। इसको पहनकर तुम बहुत शक्तिशाली और एक बहुत सुंदर स्त्री बन जाओगी। लेकिन इस लहंगे को गलती से भी खोना मत, क्योंकि कई घोर तपस्या के बाद हमें यह लहंगा मिला है। इस लहंगे से तुम जवान पुरुष को भी अपने ओर आकर्षित कर सकती हो और उनकी बलि आराम से दे सकती हो नागमणि को प्राप्त करने के लिए। बस 8 या 10 बलि, इतना तो मैं चुटकियां बजाते ही कर दूंगी। उसके बाद नागिन वह जादुई लहंगा लेकर चली जाती है। जादुई लहंगा पहनने के बाद नागिन एक अप्सरा की तरह लगने लगती है और अपने शिकार की ओर निकल जाती है। कुछ दूर जाने के बाद वो एक सुनसान रास्ते पे इंतजार करने लगती है। तभी वहाँ से एक कार गुजर रही होती है। कार वाला उस खूबसूरत नागिन के रूप में लड़की को देखकर ना चाहते हुए भी कार रोक देता है और कार से उतरकर पूछता है, आप इतनी रात में क्या कर रही हो? क्या आपको पता नहीं है ये रास्ता रात के समय सुरक्षित नहीं है आपके लिए? तब नागिन कहती है, हाँ मुझे डर तो लग रहा है, पर मैं इस गांव में नई हूँ। मुझे इस गांव में कोई नहीं जानता है। अरे कोई बात नहीं, तुम जब तक चाहो तब तक मेरे घर में रुक सकती हो। उसके बाद ऐसा बोलकर नागिन और वो लड़का उसी कार में बैठ जाते हैं। कुछ ही देर बाद लड़के का घर आ जाता है। उस लड़के के माँ बाप कुछ दिनों पहले ही गुजर गए थे और उसके घर पर कोई नहीं था, जिसका फायदा उस नागिन ने उठाया। उसने मौका देखते ही लड़के को डस लिया। लड़का को समझ पाता कि उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। ऐसा करते करते नागिन अपनी खूबसूरती से रोज नए लड़कों को फंसाती और उनकी बलि दे देती और ऐसे ही वह बहुत सारे लोगों की जान ले चुकी थी। फिर उस गांव में पंचायत की बैठक हुई और लोगों ने कहा, जी हमारे गांव में रोज एक ना एक लड़का गायब हो जाता है और उसकी लाश हमेशा उस सुनसान रास्ते पर मिलती है, जिसका कुछ ना कुछ मतलब है और इसका जल्द ही उपाय निकालना होगा। ये सब ऐसी समस्या है जिसका समाधान हम नहीं कर सकते। इसके लिए हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। और उसके बाद वह सारे लोग पुलिस के पास जाते हैं
और कहते हैं, सर हमारे गांव में रोज एक नौजवान गायब हो जाता है और सुबह हमें उसकी लाश मिलती है। तब उनसे पुलिस पूछती है, अच्छा तुम्हें इसके अलावा कुछ और पता है? हाँ, एक जादू लहंगे वाली लड़की नौजवानों को मारती है, बस हमने यही सुना है। तभी पुलिस वाले के पास उसके भाई का फोन आता है और वो कहता है, भाई सुनिए, जादू लहंगे वाली लड़की ही है जो सबको मार रही है, इसको तुम बिल्कुल भी मत छोड़ना। और उसका फोन कट जाता है। पुलिस वाला ये सब कुछ समझ जाता है कि उसका भाई अब नहीं रहा और वह बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है और वह अपने घर चला जाता है और घर पर बैठकर वह अपने भाई के बारे में सोच ही रहा होता है। तभी वहाँ पर नागरानी प्रकट हो जाती है और वह कहती है, जिस नागिन ने तुम्हारे भाई को मारा है, मैं उस नागिन को जानती हूँ। दरअसल उस नागिन को मैंने नागलोक से भगा दिया था। तब से वह नागमणि को प्राप्त करने के लिए मासूमों की बलि दे रही है। अब उसका बस आखिरी शिकार रह गया है, तुम उसको रोकने में मेरी मदद करो। तब पुलिस वाला कहता है, पर हो तो तुम भी एक नागिन, मैं तुम पे कैसे भरोसा कर लूं? तुम भी तो उसी की तरह हो सकती हो। गलती किसी एक की होती है और बदनामी पूरी बिरादरी की होती है। यही हमारे साथ भी हुआ है। तुम मेरे पे भरोसा करो, वरना वो नागमणि प्राप्त कर लेगी और तुम्हारे गांव को भी बहुत नुकसान पहुंचाएगी। यह सुनकर पुलिस वाला उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। फिर पुलिस वाला कहता है, पर हम उसे पकड़ेंगे कैसे? उसे एक युवक की खोज है और तुम उसकी खोज पूरी कर सकते हो। ऐसा बोलकर पुलिस और नागरानी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और नागरानी कहती है, तुम उसे भला फुसला के पहाड़ी पे स्थित शिव मंदिर पे ले आओ, बाकी आगे मैं देख लूंगी। उसके बाद पुलिस वाला नए कपड़े पहनकर रात को उसी सुनसान रास्ते पर गाड़ी से कई चक्कर लगाता है। कुछ देर बाद वहाँ नागिन आ जाती है और वह उससे कहती है, अरे रुकना जरा। ये सुनते ही पुलिस वाला गाड़ी रोक देता है और वह कहता है, क्या हुआ? आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? मैं इस गांव में नई हूँ, क्या आप मुझे एक रात के लिए अपने घर में रहने देंगे? हाँ क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। उसके बाद दोनों गाड़ी में बैठते हैं और पुलिस वाला गाड़ी मंदिर पर ले जाता है और मंदिर के पास उतार के नागिन को बोलता है, ये मेरा कुल मंदिर है, तुम भी मेरे साथ अंदर चलो, तुम भी दर्शन कर लेना। नहीं नहीं, मैं इस मंदिर में नहीं आ सकती। लेकिन पुलिस वाला उसे जबरदस्ती अपने गोद में उठाकर अंदर ले जाता है। जब वो मंदिर के अंदर आती है तो देखती है नागरानी वहीं खड़ी होती है। यह देखकर वह नागिन डर जाती है। फिर नागरानी बोलती है, तूने बहुत से पाप किए हैं धरती लोक पर, तू अब जहन्नुम में ही जाकर सजा भुगतेगी। फिर नागिन एक मंत्र फूंकती है, फिर वह जलने लगती है और कुछ ही समय में वह राख बन जाती है। उसके बाद गांव में कभी भी ऐसा हादसा दोबारा नहीं हुआ और अब नागलोक के लोग हंसते खेलते जिंदगी बिताने लगते हैं। अमीर बहन वर्सेस गरीब बहन। एक छोटे से गांव में रुचि और सीमा नाम की दो बहनें एक साथ रहा करती थी। उनकी माँ का नाम बरखा और उनके पिता का नाम सुनील था। सुनील लोगों के खेतों में काम किया करता था। जब खेतों में काम होता था तो सुनील का घर अच्छे से चल पाता था, लेकिन जब खेतों में काम खत्म हो जाता तो वह घर पर ही बैठा रहता, जिसकी वजह से उनके घर पर उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था। सुनील गांव के ही खेतों में काम किया करता था। जब खेतों का काम खत्म हो जाया करता था तो सुनील की घर की स्थिति बहुत खराब हो जाती थी। सुनील के ही कमाए हुए पैसों से उनका घर का खर्चा चलता था, क्योंकि बरखा घर संभालती थी और अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण किया करती थी। रुचि और सीमा गांव के ही एक छोटे से सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। वह अपने माता पिता की मजबूरी और गरीबी को अच्छी तरह से समझते थे, इसलिए वह दोनों बहनें अपने माता पिता से किसी भी चीज के लिए जिद नहीं करते थे।
और ना ही महंगी महंगी चीजें उनसे मांगते थे। रुचि और सीमा अपने माता पिता की मदद करने के लिए उन्होंने अपने घर के बाहर एक छोटा सा गार्डन बना रखा था, जिसमें वे बहुत सुंदर सुंदर फूल उगाती थी और उन्हें स्कूल जाते समय मंदिर के बाहर बेच दिया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन दोनों बहनें फूल को तोड़कर स्कूल जाने वाली थी कि तभी उनकी माँ बरखा उनसे कहती है, अरे मेरी प्यारी बेटियों, तुम दोनों कितनी समझदार हो। तुम जैसी बेटियाँ भगवान सबको दे। तुम हमारी मजबूरी को कितनी अच्छे से समझती हो। तुम हमारी मजबूरी को कितनी अच्छे से समझती हो और हमारी मदद करने के लिए तुम अभी से छोटे मोटे काम करना शुरू कर चुकी हो। यह देखकर मुझे तुम पर बहुत दया आती है कि मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को भी खुश नहीं रख पा रही हूँ। कि तभी रुचि कहती है, अरे माँ, आप इतनी चिंता क्यों कर रही हो? हम आपकी बेटियाँ हैं, हम आपकी मदद नहीं करेंगी तो कौन करेगा? अच्छा माँ, अब हमें स्कूल जाने के लिए देर हो रही है, हम चलते हैं। उसके बाद दोनों बहनें मंदिर पर जाती हैं। मंदिर के गेट पर बैठकर फूलों को बेचने लगती है कि तभी वहाँ एक औरत आती है और उनसे कहती है, अरे बेटा, मैंने तुम्हें दोनों को हमेशा यहाँ पर देखा है। मुझे लगता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों को शहर जाना चाहिए। वहाँ पर मंदिर बहुत सारे हैं और तुम अलग अलग जाकर मंदिरों पर अच्छी कमाई कर सकती हो। वहाँ पर बहुत अमीर अमीर घर के लोग मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं। तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी देंगे। ये कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। दोनों बहनें उस औरत की बातों को सोचने लगती हैं और सीमा रुचि से कहती है, अरे सीमा, वह औरत तो सही कह रही थी। मुझे भी यही लगता है कि हम दोनों में से किसी को शहर चले जाना चाहिए। वहाँ कुछ तो अच्छी कमाई हो ही जाएगी और मैं यहाँ पर रहकर कुछ कमा ही लूँगी। लेकिन हम दोनों में से शहर कौन जाएगा? अरे सीमा, तो चिंता क्यों कर रही है? मैं ही शहर चली जाती हूँ। मैं वहाँ पर फूल अच्छे से बेच लूँगी और तू यहाँ पर बेच लेना। हमारी कुछ अच्छी कमाई हो जाएगी। ठीक है रुचि, कल तू शहर के लिए निकल जाना। मैं माँ को संभाल लूँगी। और ऐसे ही बातें करते हुए दोनों बहनें स्कूल पहुँच जाती है और वो दोनों वहाँ पर लेट होने की वजह से बहुत डांट सुनती है। लेकिन दोनों बहनें चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती हैं और कुछ देर बाद स्कूल खत्म हो जाता है और दोनों बहनें घर आ जाती हैं। अगले दिन रुचि शहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। सीमा उसे कुछ रोटियां और फूल दे देती है और उससे कहती है, रुचि, अपना ख्याल रखना और शाम होते ही घर वापस आ जाना, नहीं तो माँ परेशान हो जाएगी और मुझे संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तुम जल्दी आ जाना। ठीक है सीमा, मैं अपना ख्याल रखूंगी। अच्छा, मैं अब चलती हूँ, नहीं तो मुझे जाने में देर हो जाएगी। जब शहर आ जाता है तो गाड़ी वाला रुचि से कहता है, अरे बेटा, शहर आ गया है, अब तुम उतरो। यह सुनकर रुचि उठ जाती है और उस गाड़ी वाले को पैसे देकर कई मंदिरों पर फूल बेचने लगती है। लेकिन उसे फूल बेचते बेचते शाम हो जाती है और वह दोबारा घर जाने के लिए कई गाड़ियों से जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई गाड़ी वाला उसकी मदद नहीं करता है। तभी वहाँ पर एक सोहन नाम का आदमी आता है। वह रुचि को परेशान देखकर कहता है, अरे बेटी, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? उसके बाद रुचि उसको सारी बात बता देती है। फिर वह आदमी उससे पूछता है, बेटी, क्या तुम्हें अपने घर का रास्ता पता है? नहीं, मुझे अपने घर का रास्ता नहीं पता है। मैं आते वक्त सो गई थी, इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं है। अच्छा ठीक है बेटी, लगता है तुम्हारा घर जाना तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए तुम मेरे साथ चलो और आज से तुम मेरे घर पर ही रहना। मेरे पास कोई भी संतान नहीं है,
इसलिए मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही रखूंगा। तुम उसकी चिंता मत करो। रुचि के पास कोई भी अलग रास्ता नहीं होता है, इसलिए वह हाँ कर देती है और वह सोहन के साथ रहने लगती है। सोहन उसे अपनी बेटी की तरह रखता और उसकी हर ख्वाहिशें पूरी करता। अब रुचि की सारी इच्छाएं पूरी हो जाया करती, इसलिए वह अब घमंडी हो चुकी थी और वह अपनी बहुत अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रही थी। और दूसरी तरफ उनके गांव में सुनील की तबीयत खराब हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से उनके घर में अब कोई भी कमाने वाला नहीं रह गया था। इसलिए दोनों माँ बेटी, इसलिए बरखा और सीमा फैसला करती हैं कि वे दोनों अब शहर जाकर कुछ काम कर कर अपना खर्चा चलाएंगे। इसलिए दोनों पैदल ही शहर निकल पड़ती है। उनके पास कुछ भी खाने का सामान नहीं होता है, जिसकी वजह से बरखा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और रास्ते में उसका भी देहांत हो जाता है। अब सीमा अकेले ही रह गई थी। वह बहुत दुखी और परेशान हो जाती है और कहती है, अरे मैं अब जीकर भी क्या करूँगी? मेरी माँ और पिताजी तो रहे ही नहीं, अब मैं किसके लिए जीऊँगी? तभी सीमा को अपनी बहन की याद आती है और वह कहती है, नहीं, मैं अपनी बहन को ढूंढूंगी। वो भी शहर गई थी, मैं उसको ढूंढूंगी और उसके साथ अपना जीवन जीऊंगी। आखिर उसके सिवा इस दुनिया में अब मेरा कोई भी नहीं है। उसके बाद सीमा हिम्मत करके शहर पहुंच जाती है, लेकिन वह 2 दिनों तक भूखी ही सड़क पर घूमती रहती है। उसकी मदद कोई भी नहीं करता है। तभी रुचि और सोहन अपनी गाड़ी से जा रहे होते हैं। सोहन जब सीमा को देखता है तो उसे रुचि की याद आ जाती है कि कैसे रुचि उसे इसी रोड पर मिली थी। इसलिए वह गाड़ी रोककर सीमा के पास जाता है और उससे कहता है, बेटी तुम यहाँ पर ऐसे क्यों घूम रही हो? तुम्हारी हालत तो बहुत बेकार हो गई है। तुम्हें ऐसा देख के लग रहा है कि तुम कई दिनों से भूखी ही हो। सोहन की बात सुनकर रुचि सोहन से कहती है, पिताजी आप ये क्या कह रहे हो? मुझे लगता है आप इसे अपने घर ले जाना चाहते हो। आखिर इस गरीब लड़की को आप अपने घर क्यों ले जाना चाहते हो? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा इन जैसे गरीब लोगों के साथ रहकर। मैं इसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। बेटी ऐसे किसी को भी नहीं कहते हैं। आखिर ये कितनी गरीब और लाचार है। अगर हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? उसके बाद सोहन सीमा को अपने घर ले आता है। तब रुचि कहती है, देखो पिताजी, ये हमारे साथ रह तो सकती है, लेकिन एक नौकरानी की तरह रहेगी। ये मेरे सारे काम करेगी, तभी इस घर में रहेगी। तभी सीमा कहती है, ठीक है मेम साहब, आप जैसे कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। मेरे साथ और कोई भी नहीं है इस दुनिया में, मैं अकेली ही हूँ। मैं अब आपके साथ ही रहूँगी। आप मुझे जो काम देंगे मैं वही काम करूँगी। और उस दिन से सीमा उन्हीं के घर में एक नौकरानी की तरह रहने लगती है। और ऐसे ही दिन बीतते हैं। रुचि सीमा को बहुत परेशान कर और उसे कई बार मार भी दिया करती थी। एक दिन रुचि सोचती है, अरे मुझे लगता है ये गांव की है, मैं उसके बारे में पूछती हूँ, क्या पता वह मेरा गांव जानती हो, फिर मेरी मुझे बहन भी मिल जाएगी। आखिर कितने दिन हो गए हैं मुझे अपनी बहन और माता पिता को देखे हुए। फिर रुचि सीमा के पास जाती है और उससे पूछती है, अरे तेरे परिवार वाले कहाँ गए और तू किस गांव में रहती थी? उसके बाद सीमा अपनी सारी कहानी सुनाती है, जिसे सुनकर रुचि को पता चल जाता है कि वही उसकी बहन है जो गांव में रहती थी। और वह उसकी कहानी सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। तब रुचि सीमा से कहती है, सीमा मेरी बहन, मैंने तुझे कितना याद किया तुम्हें पता भी नहीं है, लेकिन आज जब मुझे तुम जिस हालत में मिली, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया। मुझे अपनी गलतियों पर बहुत अफसोस हो रहा है। हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करूँगी। क्या तुम सही कह रही हो? तुम ही मेरी वो बहन हो जिसका नाम रुचि था। तुम्हें पता नहीं है, मैं इस शहर में बस तुम्हारी ही तलाश में आई थी।
और मुझे भगवान ने तुमसे मिला भी दिया, लेकिन अब इस दुनिया में हमारे माता पिता नहीं रहे। सीमा, तुम इस बात की चिंता क्यों करती हो? आखिर ये भी हमारे पिता हैं। इन्होंने मेरा ख्याल बहुत अच्छे से रखा है। अब यही हमारे सब कुछ है और हम इन्हीं के साथ रहेंगे और आज से तुम भी हमारे साथ ही रहोगी। और उसके बाद दोनों बहनें मिलकर बहुत खुश हो जाती है और ये बात सोहन को भी बताती है, जिसे सुनकर सोहन भी बहुत खुश हो जाता है, जिससे दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती हैं। जादुई सिलाई मशीन की 5 लहंगे। एक बार की बात है, एक मेहंदीपुर नाम का गांव था। वहाँ पर सुशीला अपनी सास कमला और अपने पति राहुल के साथ रहती थी। राहुल एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी करता था, जिसकी वजह से उसके घर में अच्छे खासे पैसे आ जाते थे और उनका घर का खर्चा आराम से चल जाता था। लेकिन राहुल ज्यादातर समय बाहर शहर में ही बिताता था। वह महीने में 1-2 बार घर पर आ जाया करता था। कमला और सुशीला अकेले ही अपने घर पर रहते थे। वह घर पर मिलजुल कर रहा करते थे। सुशीला एक गरीब परिवार की लड़की थी, लेकिन वह बहुत गुणी और बहुत ही संस्कारी थी। इसलिए कमला ने अपने बेटे की शादी बिना दहेज लिए सुशीला से करवा दी थी। कमला लालची औरत नहीं थी। वह बहुत नेक दिल और बहुत अच्छी थी। उसे यहाँ तक कि कोई दिक्कत नहीं थी कि उसकी बहू बाहर काम करे। उसका कहना था कि लड़की हो या लड़का, दोनों एक समान हैं और वह सुशीला को भी काम करने के लिए कहा करती थी। ऐसे ही एक दिन कमला अपनी बहू सुशीला से कहती है, बहू, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि तू घर में बैठकर क्या करेगी। अगर तुझे कोई काम सीखने का मन हो, चाहे कोई काम करने का मन है, तो तू जाके राहुल के साथ शहर में कुछ सीख ले। तू तो मेरी बात सुनते ही नहीं है। तुझे बस मेरी देखभाल ही करनी होती है। आखिर तेरी भी तो जिंदगी है। जा जी, मैं तो अपनी जिंदगी जी चुकी हूँ। मेरे चक्कर में तू अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रही है? तुझे अपनी चिंता करनी चाहिए। ये तो मेरी किस्मत है कि तू मुझे मिली, वरना आजकल ऐसी बहू किसको मिलती है जो अपनी सास का ख्याल रखे और इन जैसे फैशनों को छोड़ के अपने घर को संभाले। आज के जमाने की बहुएं तो बस अपने फैशन पे ही ध्यान देती हैं। भाड़ में जाए सास और भाड़ में जाए बहू और भाड़ में जाए पति। अरे माँ जी, आप इतनी चिंता मेरे बारे में क्यों करती रहती हो? आप बहुत अच्छी हो। आपने हमसे बिना दहेज लिए मुझ जैसी गरीब लड़की को अपने घर की बहू बनाया। मेरे लिए तो यही बहुत है। आपका ये उपकार तो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। आप जैसी सास तो आज के जमाने में कभी नहीं मिल सकती। ये तो मेरी किस्मत है। मैंने जरूर कोई पिछले जन्म में पुण्य किए होंगे, जो इस जन्म में मुझे उसका सुख मिल रहा है। और वैसे भी हमारे घर में कोई पैसों की कमी थोड़ी ना है जो मैं काम करने जाऊं। जब वक्त आएगा तो मैं काम जरूर करूंगी। आप उसकी चिंता मत कीजिए। अरे बहू, तुझे पता है मेरी सहेली की बहू है, वो बहुत अच्छा ब्यूटी पार्लर चला रही है। उसका बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर है, तो वहाँ पर जाकर काम कर ले। वैसे भी तुझे तो ब्यूटी पार्लर का भी काम आता है और सिलाई का भी। तुझे तो हर काम आते हैं। तेरे अंदर कौन सी कमी है? अच्छा तो एक काम कर, तो उनके यहाँ पर ही काम कर ले। तुझे जब मन करे तो चले जाइयो, वरना छुट्टी कर लियो। अच्छा माँ जी, मैं बाद में सोच के बता दूंगी। अगर मेरा करने का मन होगा तो मैं कर लूंगी। आप उसकी चिंता मत कीजिए। अच्छा बहू, राहुल ने फोन किया था क्या? क्या वो शहर से आने वाला है क्या? इस बार तो बहुत देर हो गई। इस बार तो वो आया ही नहीं। नहीं माँ जी, वो अभी कुछ दिनों में आने ही वाले हैं। उन्होंने मुझे फोन करके बताया है कि वो कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे हमारे साथ छुट्टियाँ मनाने के लिए।
आप उसकी चिंता मत कीजिए। मैंने पहले ही उन्हें बोल दिया है कि माँ जी बहुत गुस्सा कर रही हैं और आप जल्दी आ जाइए, इसलिए वो जल्दी ही आने वाले हैं, शायद कल ही आ जाएंगे। अच्छा ठीक है बहू, अगर वो आ जाएगा तो अच्छी ही बात है। घर थोड़ा भरा भरा लगेगा। उसके न रहने से तो लगता है कि घर में तो कोई है ही नहीं। ऐसे ही उस दिन दोनों सास बहू बातें करने लगती है और अगले दिन राहुल अपने घर आ जाता है। राहुल को देखकर दोनों बहुत खुश हो जाती हैं और कमला अपने बेटे राहुल से कहती है, अरे बेटा तू आ गया, हम कल तेरी ही बात कर रहे थे और तू आज आ भी गया। मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी, आखिर तो इतने दिनों से क्यों नहीं आया था। चल अब आ गया है तो कुछ दिन रह कर ही जाना। लेकिन राहुल बहुत उदास होता है। उसे उदास देखकर सुशीला पूछती है, अरे आपको क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हो, क्या कोई बात है? हाँ सुशीला, बात तो बहुत बड़ी है, मैं बहुत चिंतित हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ और तुम्हें कैसे बताऊँ। अरे ऐसी कौन सी बात है जिसे आपको बताने में दिक्कत हो रही है? अरे आप हमें बताइए, हम आपकी परेशानी जरूर दूर कर देंगे, नहीं तो आपकी मदद तो कर ही सकते हैं। अरे सुशीला मैं क्या बताऊं, फैक्ट्रियां और ऑफिस बंद हो रहे हैं, शहर में बहुत बाढ़ आ गई है और लोगों ने सभी चीजें बंद कर दी है, इसलिए मुझे भी नौकरी से बाहर निकाल दिया गया है, पता नहीं कब खुलेंगी, इसलिए मैं गांव आ गया। अरे तो आप चिंता क्यों कर रहे हो? अरे आप चिंता क्यों कर रहे हो, गांव में मैं ही कुछ काम कर लूंगी, जिससे घर का खर्चा तो चल ही जाएगा। अरे बेटा बहू सही तो कह रही है, वो गांव में ही कुछ काम कर लेगी, वैसे भी उसे बहुत से काम आते हैं, उसे कहीं भी छोटी मोटी नौकरी तो मिल ही जाएगी। अच्छा ठीक है सुशीला, तुम्हें जैसा सही लगे तुम वैसा करो, मैं भी कहीं नौकरी की तलाश करता हूँ, शायद मुझे कोई नौकरी मिल ही जाए। बहू मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी सहेली की बहू का बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर है, मैं उसी से बात करके तुम्हें वहाँ पर लगवा देती हूँ, तुम वहाँ पर ही कुछ काम कर लेना। ठीक है माँ जी, जैसा आपको सही लगे आप वैसा ही कीजिए। फिर कमला अपनी सहेली से अपनी बहू की नौकरी के लिए बात करती है और कमला की सहेली हाँ कर देती है और अगले दिन से सुशीला वहाँ पर जाने लगती है। वह जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर उर्मिला होती है, जिसका ब्यूटी पार्लर होता है। उर्मिला शुरू से ही सुशीला से बहुत जलती थी, क्योंकि उसकी सास हमेशा सुशीला की तारीफ किया करती थी, इसलिए उर्मिला सुशीला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। और आज वह सुशीला को देखकर कहती है, अरे ये तो वही सुशीला है जिसकी मेरी सास हमेशा तारीफ किया करती है, आज तो मैं इसे आज ही निकाल दूंगी इस ब्यूटी पार्लर से। ये भला मेरी ब्यूटी पार्लर में क्या करेगी, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसे देख देख के तो मेरा पूरा दिन ही खराब हो जाएगा, इसलिए मैं इसे आज ही इस ब्यूटी पार्लर से निकाल दूंगी। और जब मेरी सास पूछेगी तो मैं उसे बोल दूंगी कि उसे तो कोई काम ही नहीं आता था, इसलिए मैंने उसे निकाल दिया। और उसके बाद उर्मिला ऐसा ही करती है, उसे अपने ब्यूटी पार्लर से निकाल देती है। सुशीला दुखी होकर घर पहुंचती है और अपनी सास को सब कुछ बताती है। यह सुनकर उसकी सास भी दुखी हो जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीतने लगता है, लेकिन सुशीला को कोई भी नौकरी नहीं मिलती है और एक दिन सुशीला दुखी होकर नौकरी की तलाश में अपने गांव के बाजार में जाती है। उसे एक बूढ़ी अम्मा मिलती है जो कि बहुत भूखी होती है। वह सुशीला से कहती है, बेटी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे दो, मैं उसके बदले तुम्हें ये अपनी मशीन दे दूंगी। ये भले ही पुरानी है लेकिन बहुत काम की है। मेरे पास सिर्फ एकमात्र यही जरिया था कि मैं मशीन से कपड़े सिलती थी और इन्हें बेच दिया करती थी।
लेकिन इस बुढ़ापे में तो वो भी काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये मशीन मेरे कोई काम की नहीं है। अगर तुम इसे लेना चाहती हो तो ले लो। और उसके बाद सुशीला अपने बैग में से कुछ खाना निकाल के उस बूढ़ी अम्मा को दे देती है और कहती है, अम्मा ये मशीन आप रहने दीजिए, आपकी ये मशीन है जो आपके बहुत काम आती है। आपको इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है, इसलिए इसे अपने पास ही रखिए। नहीं बेटी, मुझे इस मशीन की अब कोई जरूरत नहीं है, इसलिए ये मशीन तुम ही रख लो। और तुम्हारे इस मदद से मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। इस मशीन से जो तुम पहले 5 ड्रेस बनाओगी वो जादुई होगी और उसकी मदद से तुम अपनी सारी परेशानियों को हल कर सकती हो। बेटी, मुझे पता है तुम हर किसी की मदद करती हो और आज तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और ये मशीन तुम अपने पास रख लो। मुझसे ज्यादा इस मशीन की तुम्हें जरूरत है। अच्छा, मैं चलती हूँ। सुशीला उस बूढ़ी अम्मा बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उस मशीन को खुशी खुशी अपने घर लाती है और उस मशीन से वह पहले 5 लहंगे सिलती है जो कि बहुत सुंदर होते हैं, क्योंकि सुशीला को पहले से ही सिलाई आती थी। सुशीला बहुत अच्छी सिलाई करती थी। सुशीला उन लहंगों को जैसे ही तैयार करती है, उन्हें देखकर वह बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अरे ये लहंगे तो मैंने कितने सुंदर सिले हैं। तभी उस मशीन में से आवाज आती है, सुशीला ये लहंगे तुम्हें पता ही है कि जादुई है, लेकिन एक लहंगा सिर्फ एक ही इच्छा को पूरी कर सकता है, इसलिए तुम सोच समझ के अपनी इच्छाओं को पूरा करना और अपनी मुसीबतों को पहले हल करना। सुशीला उस मशीन की बातों को समझ जाती है और पहले लहंगे से कहती है, हे लहंगे, मैं चाहती हूँ कि मेरी पति की नौकरी दोबारा अच्छी जगह लग जाए और वह पहले से अच्छे से कमाने लगे। सुशीला के यह बोलते ही राहुल वहाँ पर भागते हुए आता है और सुशीला से कहता है, अरे सुशीला, मेरी बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लग गई है और मुझे बहुत अच्छा पैकेज भी मिल रहा है। अब हमारे घर में कोई भी परेशानी नहीं होगी। सुशीला यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है। तभी कमला भी यह सुन लेती है और वो भी अपने बेटे की खुशी देखकर बहुत खुश हो जाती है। तब कमला अपनी बहू से पूछती है, बेटी, तुमने ये इतने सुंदर लहंगे कब तैयार करे हैं? तुमने तो हमें बताया ही नहीं। उसके बाद सुशीला अपनी सास और अपने पति को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर सुशीला दूसरे लहंगे से कहती है, हे जादुई लहंगे, मेरे पास एक सुंदर सा बुटीक आ जाए जिसमें मैं बहुत सुंदर सुंदर कपड़े बेच सकूं। सुशीला के ये कहते ही उसके पास एक सुंदर सा बुटीक आ जाता है, जहाँ पर बहुत सारी सिलाई मशीन और बहुत सारे कपड़े भी होते हैं। ये सब देखकर सुशीला बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वह बाकी 3 बचे हुए लहंगों की मदद से गरीबों की मदद करती है और वह लोग मिलजुल कर रहने लगते हैं। अब उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी।